हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लासरूम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मैनेजमेंट के अंदर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हमने फ्यूल के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में स्टार्ट किए थे। फ्यूल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। सो हेनरी फ्यूल की कल हमने 5 प्रिंसिपल्स किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के क्लास को आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स आप देख पा रहे हैं कि उनका 6th प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। हमारा टॉपिक है फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स। कल हमने 5 कर लिया था, 6th है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। जर्नल इंटरेस्ट, आप कोई भी रेफरेंस बुक अगर फॉलो अप कर रहे हैं उसमें ये सब मेंशन है। बस आपको ध्यान देना है कि आपको इन फंक्शंस को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझना है। थ्योरेटिकल पार्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं पर इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं और यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है। अब इन सब इंडिविजुअल्स के अपने अपने गोल हैं कि मुझे कुछ सैलरी चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए। इन सब के जो इंटरेस्ट हैं वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं। इन सब के जो इंटरेस्ट हैं वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना गोल होता है। तो फ्यूल ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट का बदलाव करिए जर्नल इंटरेस्ट में। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव कर लिया तो आपके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आइए नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बेसिकली सैलरी, बोनस, इनकम जो एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के तहत मिलती है। अब इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है? 7th प्रिंसिपल है आपका रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज का मतलब है एक फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन आपके एम्प्लॉयज को टाइमली मिलना चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं। वाई सो? क्योंकि ये चीजें उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करती हैं कि जो भी काम उन्होंने किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, उन्हें मंथली, क्वार्टरली, जिस भी हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट हो रहा है। तो उनकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल हो पा रही हैं, इसलिए रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Our eighth principle is principle of centralization and principle of decentralization। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने उस दिन अथॉरिटी की बात की थी, पावर की, जो पावर है डिसीजन मेकिंग लेने की, अगर तो वो सिर्फ टॉप लेवल के पास है तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आपने अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि आपकी पावर्स जो है वो लोअर सुपरवाइजरी लेवल तक लोगों के पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। अगर तो आपने सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा रख रखी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? डिक्टेटरशिप हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, ओवर स्ट्रिक्टनेस हो सकती है। इससे क्या होगा
कि एम्प्लॉयज अपनी बात खुल के नहीं कह सकते, ओवर स्ट्रिक्टनेस हो सकता है। अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है तो इनडिसिप्लिन हो सकता है, पावर का मिसयूज हो सकता है, इनडिसिप्लिन हो सकता है। तो फ्यूल ने कहा है ना तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इनके बीच में एक वे आउट है कि एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण कहा जाता है इसे। मतलब ना तो आपकी पावर्स, ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हाईली सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना ही हाईली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस सेटल होना चाहिए, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन को आप बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसका मन है मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई और यहाँ पे एफ, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हेड है। अगर मान लीजिए कोई ये सेम लेवल पर बैठे हैं, अगर एफ को कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन डी तक जाएगी, देन डी से बी तक, देन बी से हेड के पास, तब जाके डिसीजन मेकिंग होता है। अब इसका एक ड्रॉबैक था कि इसमें बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इमीडिएट हेड से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आपको पहले एफ से इंफॉर्मेशन को डी पे ट्रेवल करवाना है, डी से बी पे ट्रेवल करेगा, देन इंफॉर्मेशन हेड के पास, आपके बॉस के पास जाएगी, फिर वो वहां से अपनी प्रतिक्रिया बी को देगा, अपना डिसीजन, देन डी को रिएक्शन, देन एफ को। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तब क्या करेंगे? तो इमरजेंसी के लिए फ्यूल ने हमें एक शॉर्टकट कह सकते हैं, एक राहत भरा सोल्यूशन दिया है, जिसे हमारा स्केलर चेन था ये। मान लीजिए एफ को कोई इंफॉर्मेशन, सेम डिपार्टमेंटल हेड ई से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी या ई को कोई इंफॉर्मेशन देनी है। अब इतना समय नहीं है कि वो इतनी लंबी चेन फॉलो करे और ई इतनी लंबी चेन फॉलो करे। उस केस में फ्योल ने हमें एक सोल्यूशन दिया कि आप अपने इमीडिएट बॉस से परमिशन लीजिए, एफ जो है वो डी से लेगा और ई जो है वो सी से परमिशन लेगा। इस सिचुएशन में हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया जिसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। तो आप इमरजेंसी के केस में गैंग प्लैंक को फॉलो करते हुए आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं और आपस में सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आपका बॉस आपको ऑर्डर दे रहा है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज आवर 10th प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका रॉ मटेरियल है, आपकी मशीनरी है, हर चीज जो है वो प्रॉपरली और ऑर्डरली तरीके से रखी होनी चाहिए, सो दैट एक एम्प्लॉय जो है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो, अननेसेसरली उसकी कोई मूवमेंट्स ना हो जिससे वो अपनी एनर्जी या अपने आप को थका ले किसी चीज को ढूंढते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी मशीनरी की रिपेयर कर रहा है और उसे टूल बॉक्स चाहिए तो उसे पता होना चाहिए टूल बॉक्स कहाँ रखा है, ताकि वो 1 या 2 घंटे बर्बाद ना करे टूल बॉक्स को ढूंढने में। उससे उसकी अननेसेसरी मूवमेंट्स होंगी, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होंगी, जिससे वो थक जाएगा और जितना काम वो एक दिन में कर सकता था उतना नहीं कर पाया। इसलिए हर चीज प्रॉपर ऑर्डर में हो। अगर उसे कोई कंप्लेंट करनी है किसी रिगार्ड में, किसी पावर फेलियर में, कोई रॉ मटेरियल शॉर्टेज में, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे किस इमीडिएट बॉस से बात करनी है ताकि टाइम वेस्टेज ना हो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है एक फेयर
एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग प्लेसेस, सिटीज, स्टेट्स के लोग काम कर सकते हैं। हर इंसान को फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हर इंसान इक्वल है। लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट का कहीं ये मतलब नहीं है कि आप एक पीएन को और एक मैनेजर को सेम सैलरी दो। यहाँ पे हम मॉनेटरी गेन्स या मॉनेटरी इंसेंटिव्स की बात नहीं कर रहे हैं। फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब है हर इंसान को आप जस्टिस जो डिलीवर करें वो सेम डिलीवर करें, जो वो डिजर्व करता है, जितनी एप्रिसिएशन वो डिजर्व करता है उसे उस हिसाब से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस एंड फेयर प्ले होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब है, स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप उनके फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स करते रहेंगे, आप उन्हें एक जॉब से, जॉब वन से जॉब टू पे रोटेट करते रहेंगे। अभी उसने जॉब वन में ही एफिशिएंसी हासिल नहीं करी, आप उसे वहां शिफ्ट कर देंगे तो उसका मन जॉब टू में भी नहीं लगेगा, ना वो जॉब वन का काम सीख पाया। इसलिए आप उन्हें पहली चीज है स्टेबिलिटी दें। ये तो हो गया एक जॉब के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी दें। दूसरा, आप उसे हायर एंड फायर पॉलिसी का डरावा ना दें कि अगर आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो हम आपको निकाल देंगे। तो अगर वो इसी डर में, इसी फियर में रहेगा, फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब में रहेगा, तो वो बेटर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो आप उसे कम से कम एक मिनिमम टेन्योर दें कि आप 3 साल तो मिनिमम काम करोगे ही, हम आपको 3 साल नहीं निकालेंगे, 2 साल नहीं निकाल, मिनिमम 3 या 2, जो भी आपका डिफाइंड पीरियड है, आप उसे एक मिनिमम टाइम दें किसी भी काम में निपुण या एफिशिएंट होने के लिए। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल एंड एम्प्लॉयज इज वेरी वेरी important. Now, next principle is principle of initiative. प्रिंसिपल ऑफ 13th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। पहल करने का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिसीज बना रही है, पॉलिसीज बना रही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाएं। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग है, इस पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज, अगर कोई एम्प्लॉय है वो आपको कोई सजेशन देता है, मानना ना मानना आपकी बात की बात है, लेकिन अगर वो आपको सजेशंस दे रहा है तो उसके सजेशंस को हाईली वेलकम किया जाए, उसकी अप्रोच को, उसकी अप्रोच को रिकॉग्नाइज किया जाए। इससे उसे ऑर्गेनाइजेशन में अपनापन और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन मेरी भी कुछ है, तो इससे वो फ्यूचर में अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इज दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स, इस प्रिंसिपल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल बॉस ने एक टारगेट दिया, 5 एम्प्लॉयज हैं कि आप लोगों को 1000 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं सबको मिलके। ऑब्वियसली 5 लोगों में अगर आपने 1000 यूनिट्स को डिवाइड किया, सॉरी 5 लोगों में आपने डिवाइड किया, इट वुड बी 200 यूनिट्स ईच। इसने भी कंप्लीट कर दिया, इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया और इसने भी कंप्लीट कर दिया, 800 यूनिट्स कंप्लीट हो गए और ये चारों खुश के बॉस बहुत खुश होगा हमने अपना टारगेट कंप्लीट किया। लेकिन इस बंदे ने जो है 100 यूनिट्स ही कंप्लीट किए, इसका 100 यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ ड्यू टू हिज इलनेस, ये बीमार हो गया इसकी इलनेस के कारण। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिटिक ऑफ्स का मतलब है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी लेकर आनी है। 1000 यूनिट जो है वो आपका इंडिविजुअल टारगेट नहीं था, ये टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का था। और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट पढ़ा, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का मतलब है अगर वो बीमार है तो आप इन 100 यूनिट्स को आपस में बांट लीजिए, 25 25 25 25 यूनिट करके आप चारों से कंप्लीट कीजिए। इसको कहते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप आपस में मिलके एक यूनिट है और आपका एक यूनिट, हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पढ़ा, आप एक यूनिट ने टारगेट को अचीव
करना है। अगर आज वो बीमार है तो कल को आप भी हो सकते हैं, तो वो भी आपकी मदद करेगा। सो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो स्पिरिट कॉर्प्स मतलब आपने मिल के सारे काम को आगे लेके जाना है। आइए देख लेते हैं इस प्रिंसिपल को। स्पिरिट कॉर्प्स मीन्स मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फ्यूल्स principles of management, and I hope every point, every principle is clear to you all. So we will be meeting in next class. In next class we will be starting with the Taylor's scientific techniques of management. That is also very very important. And keep learning, keep watching, keep sharing. Thank you so much.